Hello everyone, I am Manu Kumar Nayak, lecturer in Mechanical Engineering from Government Polytechnic Khairagarh. I welcome you all in this 15th lecture of Applied Mechanics lecture series. आज के इस वीडियो में हम इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि अप्लाइड मैकेनिक्स या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इक्विलिब्रियम को आप संतुलन, साम्यावस्था, बैलेंस, है ना, इस तरह से भी जान सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम बता देता हूँ कि क्या क्या कॉन्सेप्ट आज के वीडियो में कवर होने वाले हैं और क्या क्या क्वेश्चंस का आपको आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आज के इस वीडियो के बाद आपका इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ठीक है, आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और क्या कॉन्सेप्ट होते हैं इसके, है ना। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब कितने कंडीशंस हैं, वैसे 6 कंडीशंस हैं जिनको इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स भी कहते हैं। ठीक है, 6 कंडीशंस के बारे में देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल फोर्सेस, कि इंटरनल फोर्सेस कैसे आते हैं, है ना, क्या कॉन्सेप्ट इसका। चौथा है आपका इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम का इक्विलिब्रियम हम देखने वाले हैं। और स्टैटिकली डिटर्मिनेट, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट सिस्टम जो होते हैं उसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ें हम आज के इस वीडियो में कंप्लीट देखने वाले हैं। कोई भी डाउट नहीं बचेगा, लेकिन वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। इसके पहले कैन यू आंसर दिस क्वेश्चंस, है ना, आपको क्या इन आंसर्स यदि पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है क्या हर स्थिर वस्तु इक्विलिब्रियम होते हैं। यदि कोई वस्तु आप देखते हैं जो स्थिर है, क्या वो स्थिर वस्तु इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, मतलब अगर स्थिर है तो क्या इक्विलिब्रियम होना कंपलसरी है ना, ये क्वेश्चन हो गया पहला। यदि कोई इक्विलिब्रियम में है वस्तु तो क्या उसका हर पोर्शन, हर पार्ट इक्विलिब्रियम में होगा। दूसरा क्वेश्चन हो गया, क्या गतिशील वस्तु इक्विलिब्रियम हो सकता है। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो क्या वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है कि संभव नहीं है। चौथा क्वेश्चन है, क्या यदि सेम मैग्नीट्यूड किसी ऑब्जेक्ट पर यदि सेम मैग्नीट्यूड के और विपरीत फोर्सेस लगे हैं, मतलब 180 डिग्री में दो सेम मैग्नीट्यूड के फोर्सेस लगे हैं किसी बॉडी पर, तो क्या वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, बॉडी पर सेम मैग्नीट्यूड के बट विपरीत दिशा में फोर्सेस लगे हैं तो क्या वो वस्तु इक्विलिब्रियम होना जरूरी है। कहने का मतलब ये था मेरा, तो क्या जरूरी है कि वो इक्विलिब्रियम होगा। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चलिए हम इसके पहले यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लास्ट में आप भूल जाते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन से कि इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था, ठीक है, क्या होता है। ए पार्टिकल is said to be in equilibrium when the effect of all the forces and all the moment acting on it is zero. कहने का मतलब ये है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत सारे फोर्सेस, बहुत सारे मोमेंट्स लगे हैं और बहुत सारे मोमेंट्स का असर ये हो रहा है कि नेट मोमेंट जीरो है, मतलब सारे मोमेंट एक दूसरे को काट दे रहे हैं। नेट फोर्सेस उस बॉडी पर किसी भी डायरेक्शन की बात करें, नेट फोर्सेस जीरो होना चाहिए। ठीक है, उस पार्टिकल पर जितने फोर्सेस लगे उससे कोई मतलब नहीं है, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, नेट मोमेंट जीरो होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो उस बॉडी को इक्विलिब्रियम में है, ये कहा जाता है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब हुआ कि चाहे जितनी मर्जी का फोर्स लगे उसमें नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, कोई भी डायरेक्शन में, है ना। हम वैसे 3 डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, एक्स, वाई और जेड। तो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो होना चाहिए मतलब रिजल्टेंट जीरो आना चाहिए उसका। किसी भी डायरेक्शन में यदि निकालता हूं तो रिजल्टेंट उसका जीरो आना चाहिए फोर्सेस का। वैसे ही किसी भी डायरेक्शन में अगर रिजल्टेंट मोमेंट निकालता हूं तो वो भी जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो इसके 6 कंडीशंस बनते हैं, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में भी फोर्सेस को जीरो होना पड़ेगा, इसलिए समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल जीरो। वाई डायरेक्शन में फोर्सेस को जीरो होना पड़ेगा, इसलिए समेशन ऑफ एफ आई इक्वल जीरो। जेड डायरेक्शन में भी फोर्सेस को जीरो होना पड़ेगा, इसलिए जेड डायरेक्शन में भी समेशन ऑफ एफ जेड इक्वल जीरो। इस तरह से मोमेंट को भी एक्स, वाई, जेड डायरेक्शन पे जीरो होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के सारे डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन की बात करें, नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो होना चाहिए, रिजल्टेंट मोमेंट जीरो होना चाहिए। चलिए एक एग्जाम्पल बॉडी देखता हूँ मैं। यहाँ पर एक बॉडी है खूबसूरत सा। चलिए इसमें मान लीजिए मैं 2 फोर्स लगा देता हूँ। मान लेते ये एक्स डायरेक्शन है, दिस इज एक्स डायरेक्शन ओनली। ठीक है, तो ये क्या है आपका एक्स डायरेक्शन है। ठीक है, ये हो गया एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में सिर्फ फोर्सेस है, वाई डायरेक्शन में तो ऐसे ही जीरो हो गया, जेड डायरेक्शन में वैसे भी जीरो हो गया। ठीक है, तो क्या ये बॉडी अभी बता सकते हैं कि अब मुझे इक्विलिब्रियम में है। आपका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि इसमें अगर मैं समेशन ऑफ एफ एक्स की बात करूं, समेशन ऑफ यदि मैं एफ एक्स की बात करता हूं तो ये क्या है, 0 है। बट यहाँ पर नेट मोमेंट आ रहा है, ये जो बॉडी है, ये फोर्स जो है इसको इस तरह रोटेट करना करेगा और ये जो है इसको इस तरफ से रोटेट करेगा, ये किसी तरह से सपोर्टेड नहीं है इसलिए मान के चल रहे हैं। तो ये इसका नेट मोमेंट जो है इस डायरेक्शन में है, देखिए इस डायरेक्शन में इसका नेट मोमेंट आ रहा है। तो ये तो बॉडी इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता ना, ये तो रोटेट करेगा, रोटेट करेगा तो इक्विलिब्रियम कहाँ से हुआ। इसको अगर इक्विलिब्रियम में लाना है तो फोर्सेस को क्या करना पड़ेगा आपको, इसका लाइन ऑफ एक्शन फोर्सेस का सेम होना चाहिए। नेट फोर्स 0 होने से काम नहीं चलता, नेट मोमेंट भी 0 होना चाहिए, तब जाकर के कोई वस्तु इक्विलिब्रियम में आता है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। आगे बढ़ते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल फोर्सेस, या जो मैंने क्वेश्चन किया था आपको कि क्या यदि बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसका हर पार्ट इक्विलिब्रियम होगा, तो इसका आंसर है यस। यदि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, देखिए ये टेंसाइल फोर्स लगा है बॉडी पर, है ना, टेंसाइल फोर्स लगा है और ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, यहाँ पर किसी तरह के मूवमेंट भी नहीं है और किसी तरह के रिजल्टेंट फोर्स भी नहीं है इसमें, तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। वेल सेटिस्फाइड, चलिए ठीक है, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। सारे डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, सारे डायरेक्शन में मूवमेंट 0, वैसे भी 0 है, कुछ है ही नहीं। चलिए, तो ये जो पोर्शन है जो खिंचाव महसूस कर रहा है टेंसाइल फोर्स के कारण से, वो हर पार्ट क्या कर रहा है, टेंसाइल फोर्स महसूस करता है। जैसे आप रस्सी को खींचते हैं तो रस्सी बीच से टूटता है, आप खींच तो एंड पे है ना, लास्ट छोर पे खींच रहे हैं, तो रस्सी का बीच वाला हिस्सा क्यों टूटता है, क्योंकि ये अंदर में इंटरनल फोर्सेस भी आते हैं, ठीक है। अंदर में क्या आते हैं, इंटरनल फोर्सेस आते हैं, उस इंटरनल फोर्स के कारण से वो टूट जाता है कभी कभी, है ना, टूट जाता है कभी कभी। तो ये जो खिंचाव महसूस कर रहा है ये पूरा थ्रू आउट द बॉडी, है ना, पूरा का पूरा हिस्से में क्या होता है, ये खिंचाव महसूस होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये अगर ये बॉडी पूरा कंप्लीट बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हर हिस्सा इसका क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होगा, ये डेफिनेटली है ना। बॉडी इक्विलिब्रियम में है, हर पार्ट इसका इक्विलिब्रियम होगा। चलिए इसको हम अलग अलग सेक्शन से देखते हैं, ये ABCD कर दिया, इनको 2 भागों में कट कर दिया मैं इसको। ये बॉडी को देखते हैं, AB को देखते हैं, इस तरफ F फोर्स लगा है, क्योंकि इस बॉडी को हमको ये बॉडी इक्विलिब्रियम में, इसको भी इक्विलिब्रियम में लाना है। इक्विलिब्रियम लाने के लिए क्या लगना पड़ेगा, इस तरफ एक F फोर्स लगाना पड़ेगा हमको, लगेगा F फोर्स लगेगा। इस पार्ट को देखते हैं, CD को देखते हैं, इधर ले आता हूँ मैं, ये पार्ट CD हो गया, इधर F फोर्स लगा है तो इधर भी क्या लगेगा, इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में F फोर्स लगेगा। तो ये जो F फोर्स है इधर वाला ये इंटरनल फोर्सेस है, ठीक है। अब बीच वाले BC को देखते हैं, ये बीच वाले BC है, ये भी इसमें इस तरह से फोर्स लगेगा। तो ये सारे इंटरनल फोर्सेस हैं, ठीक है। तो हर पार्ट खिंचाव सिर्फ AB पार्ट या CD पार्ट नहीं करेगा, सारा का सारा जो पार्ट है उसमें खिंचाव महसूस होगा। B पर देखिए कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है यहाँ पर, इसलिए B पर ऐसा होना चाहिए दोनों का समेशन कि यहाँ पर इंटरनल यहाँ पर जो फोर्सेस हैं वो 0 हो जाए, तो ये F माइनस F 0 हो गया। C पर देखिए कोई फोर्सेस नहीं है, इसलिए यहाँ पर F माइनस F 0 हो गया। तो इस तरह से AB BC CD सारे के सारे क्या हैं, टेंसाइल फोर्स महसूस कर रहे हैं। इस तरह से इसका अलग अलग हिस्से जो है सारे के सारे इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। तो यस, इसका आंसर ये है कि यदि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में हो तो उसका सारे पार्ट जो है इक्विलिब्रियम में होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, ये इंटरनल फोर्सेस है, ये चारों के चारों, इसको छोड़ के, लास्ट को छोड़ के। चलिए टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, जैसे मैं बताया कि इक्विलिब्रियम के 2 टाइप हैं वैसे तो, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। नाम से स्पष्ट है, यदि कोई वस्तु इक्विलिब्रियम में है और वो स्टैटिक है और इक्विलिब्रियम में है तो वो क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। यदि कोई वस्तु गति कर रहे हैं बावजूद इसके वो इक्विलिब्रियम में है तो उसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो मेरा पहला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन था, यदि वस्तु स्टैटिक है तो क्या वो इक्विलिब्रियम में होगा, ये जरूरी है ना। मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो क्या वो इक्विलिब्रियम होना जरूरी है उसको। तो यस, यदि कोई वस्तु स्टैटिक है, स्थिर अवस्था में है, तो 110% वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। क्योंकि यदि कोई वस्तु स्थिर है इसका मतलब ये होता है कि सारे डायरेक्शन पे रिजल्टेंट फोर्स 0 है, सारे डायरेक्शन पे मोमेंट वो 0 है। मोमेंट 0 इसलिए रोटेट नहीं कर रहा है, नेट फोर्स 0 इसलिए वो ट्रांसलेट नहीं कर रहा है। अगर 1 न्यूटन का भी किसी भी डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स आता तो वो 1 न्यूटन वाले डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में वस्तु का मूवमेंट होना निश्चित था।
तो इसका मतलब ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो 110%, 200%, 300% वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ये भी आंसर हो गया आपका। एक और क्वेश्चन था कि क्या गतिशील वस्तु इक्विलिब्रियम में हो सकता है, तो यस ऑफ कोर्स हो सकता है ना। जरूरी नहीं है गतिशील वस्तु इक्विलिब्रियम में हो, लेकिन गतिशील वस्तु भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए एक कार जो स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक कार जो कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम में हो जाता है। आइए देखते हैं हम कैसे। तो ये एक बॉडी है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ मैं। ये वस्तु स्थिर है, यहाँ पर ऊपर से एक फोर्स लगाता हूँ तो डाउनवर्ड डायरेक्शन से एक रिएक्शंस लगेगा इसको, है ना, ग्राउंड से रिएक्शन फोर्स लगता है। इस कारण से अगर समेशन ऑफ एफ वाई करूँ इसको वाई डायरेक्शन मानते हुए तो जीरो हो जाएगा, बाकी डायरेक्शन की बात करने की जरूरत नहीं है, फोर्सेस ही नहीं है। तो ये इक्विलिब्रियम है, ये तो आप जानते हैं, स्थिर है, इक्विलिब्रियम है, हर स्थिर वस्तु इक्विलिब्रियम है। अब आते हैं हम कार के बारे में कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या स्थिति बनेगी इसमें। ठीक है, यदि मान लीजिए कांस्टेंट वेलोसिटी v से यहाँ पर मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, यहाँ पर इसका जाहिर सी बात है इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस दिशा की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। इसमें चारों टायर्स में क्या होंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शंस आएंगे, है ना। R1 इधर दूसरे टायर में होगा, इधर R2, है ना, और ये क्या है, W है, इसका वेट है। ये तो बैलेंस है ना, ये ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, बैलेंस है। वर्टिकल डायरेक्शन में समेशन ऑफ एफ वाई क्या है, ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, बैलेंस में है। जेड डायरेक्शन में कोई बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बात सिर्फ ये हो रही है कि यहाँ पर एक्स डायरेक्शन के क्या फोर्सेस बैलेंस हैं। ठीक है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि ये v वेलोसिटी गति कर रहा है और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो आप याद कीजिए गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और क्या कहता है, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह भी गतिशील ही रहेगा जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए, है ना। कोई वस्तु इस नियम के हिसाब से, यदि इसमें ये वस्तु बॉडी, ये कार v वेलोसिटी से गति कर रहा है और इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ये v वेलोसिटी से हमेशा गति करते रहेगा। फ्रिक्शन को जीरो मान के चल रहे हैं तभी ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो ये v वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, इसमें कोई फोर्स नहीं लगा है, न इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने की जरूरत है, न इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने की जरूरत है। ये v वेलोसिटी से जा रहा है, ये चलते रहेगा v वेलोसिटी से। तो x डायरेक्शन में अभी कोई फोर्स नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है, जीरो फोर्स है, ना तो आगे की ओर लग रहा है ना ही पीछे की ओर लग रहा है। तो ये क्या हो गया, ऑलरेडी बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया ना जी, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। अब मान लेते हैं कि इसमें कोई फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है ना, तो इस केस में भी हो गया, ये बैलेंस हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना, क्योंकि आपका फ्रिक्शन तो रहता ही है। मान लेता हूँ फ्रिक्शन फोर्स F है यहाँ पर, तो क्या करना पड़ेगा, अब तो इधर आ गया, अब कैसे करोगे इसको बैलेंस, x को, तब भी बैलेंस होगा। हमको इंजन से एक फोर्स देना पड़ेगा, इंजन द्वारा हमको एक फोर्स देना पड़ेगा उतना ही मैग्नीट्यूड का जितना कि फ्रिक्शन है। जितना फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लग रहा है, इंजन द्वारा हमको एक्स्ट्रा फोर्स सामने की ओर सप्लाई करना पड़ता है, ताकि आपका जो x है नेट जीरो हो जाए, तभी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। यदि जितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उससे कम फोर्स देंगे इंजन से आप गाड़ी को, तो उसकी वेलोसिटी घटती जाएगी। यदि जितना फ्रिक्शन फोर्स है उससे ज़्यादा फोर्स देंगे इंजन से कार को, तो क्या होगा, वस्तु की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, यदि इंजन से फोर्स ज़्यादा दे रहे हैं फ्रिक्शन से तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, फ्रिक्शन से कम दे रहे हैं वेलोसिटी डिक्रीज होगी। लेकिन यदि फ्रिक्शन जितना है उतना ही हम फोर्स दे रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी उतना ही बने रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नेट फोर्स जीरो हो गया, क्योंकि मुझे इतना फोर्स इधर देना है, उतना ही फोर्स इंजन द्वारा मुझे सामने की ओर देना है, तो क्या हो गया, नेट फोर्स जीरो हो गया। तो इस तरह से जेड डायरेक्शन में बात नहीं करेंगे, जेड डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इस तरह से क्या हो गया, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गया। क्या आ गया, ये इक्विलिब्रियम में आ गया। यदि ये स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तभी, है ना। यदि वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया उम्मीद करता हूँ। इक्विलिब्रियम फोर्सेस कुछ नहीं है, सेट ऑफ फोर्सेस जिसके कारण से बॉडी इक्विलिब्रियम में है। जैसे कि मैं ये बात करता हूँ, इन दोनों फोर्सेस के कारण से ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो इन दोनों फोर्सेस के ग्रुप को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम फोर्सेस कहते हैं। यदि यहाँ पर कुछ और फोर्स लगा दूँ, मैं यहाँ पर ये भी फोर्स लगा दूँ F, इधर भी फोर्स लगा दूँ F, तो इनके कारण से भी क्या हो गया, वो बॉडी इक्विलिब्रियम है ना। ये लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए।
अब ये चारों के कारण से ये चारों के ग्रुप को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम फोर्सेस कहेंगे, कुछ नहीं है। इक्विलिब्रियंट में आते हैं हम। इक्विलिब्रियंट क्या है, जैसे यहाँ पर देखते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में फोर्सेस तो बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, समेशन ऑफ एफ आई इक्वल 0 है। इस डायरेक्शन की बात करते हैं, एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं, एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर फ्रिक्शन 0 है, फ्रिक्शन 0 है, तो यहाँ पर क्या है, इस कंडीशन में यदि फ्रिक्शन 0 है तो समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल 0 नहीं हो पाएगा। रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है, रिजल्टेंट फोर्स क्या है, F1 प्लस F2 है, किस दिशा में, इस दिशा में। अगर मैं इसको इस दिशा में एक फोर्स लगा दूं, है ना, इस दिशा में एक फोर्स लगा दूं F मैग्नीट्यूड का, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, F1 प्लस F2 के बराबर हो, और जिसकी दिशा रिजल्टेंट फोर्स के विपरीत हो, तो ये क्या हो जाता है, वस्तु इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो इस फोर्स को बोलते हैं हम क्या, इक्विलिब्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विलिब्रेंट कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम वो फोर्स है जो अनइक्विलिब्रियम के बॉडी को इक्विलिब्रियम में ले आया है, उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रेंट कहते हैं। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, लेकिन दिशा में ये विपरीत होता है। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, लेकिन दिशा में क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स के विपरीत होता है, और ये अनइक्विलिब्रियम के बॉडी को इक्विलिब्रियम में ले आता है। खत्म बात, और कुछ बोलने के लिए है नहीं। अब इक्विलिब्रियम ऑफ है कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के बारे में हमने डिटेल से वीडियो बनाया है, आप जाकर देखिए, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर क्या होता है, जिनके सारे फोर्सेस एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, है ना। प्लेन मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं, एक ब्लैक बोर्ड है आपका, और इसमें दो फोर्सेस लगे हैं, देखिए ये और ये। जाहिर सी बात, ये दोनों फोर्सेस के कारण से ये इक्विलिब्रियम में नहीं है ना, इक्विलिब्रियम में ये नहीं है, क्योंकि इसका रिजल्टेंट इस दिशा में कुछ आएगा। तो रिजल्टेंट यदि आता है तो इक्विलिब्रियम में हो नहीं सकता, रिजल्टेंट नहीं आना चाहिए, रिजल्टेंट 0 होना चाहिए, तभी जाकर क्या होता है, वो इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर क्या होता है, जो एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। ये जो फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस लगे हैं, उनके सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन इसी प्लेन पर होना चाहिए, ये उठा हुआ नहीं होना चाहिए। इसकी कंप्लीट लाइन ऑफ एक्शन इस प्लेन पर होना चाहिए, इस फोर्स का भी कंप्लीट लाइन ऑफ एक्शन इस प्लेन पर होना चाहिए, तभी जाकर क्या बोलते हैं, इसको कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहते हैं। चलिए, इसमें कोप्लेनर फोर्स सिस्टम में यदि बात करें तो ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन में कोई फोर्सेस नहीं है, तो समेशन ऑफ एफ जेड इक्वल टू 0, सॉरी है ना, समेशन ऑफ एफ जेड, इसको जेड मानिए, समेशन ऑफ एफ जेड इक्वल टू 0, ये ऑलरेडी है, सेटिस्फाइड है, इसका कोई यूज नहीं है, नो यूज, है ना। जेड डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। और इस तरह से अगर देखेंगे, ये जो बॉडी है, ये फोर्स जो है उसको क्या करेगा, रोटेट कर सकता है जेड एक्सिस, है ना। इधर क्या होगा, ये जो बोर्ड है इसके परपेंडिकुलर जो क्या होगा, जेड एक्सिस होगा, तो ये फोर्स भी क्या करेगा, इसको जेड एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कर सकता है, ये फोर्स भी इसको जेड एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कर सकता है। तो जितने भी कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है, एक्स वाई प्लेन पर जितने भी फोर्सेस लगे होंगे, वो सिर्फ इसको जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मोमेंट होगा, समेशन ऑफ मोमेंट इन एक्स डायरेक्शन, ये ऑलरेडी 0 है, इसका कोई यूज नहीं है, नो यूज। वैसा ही क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एम वाई मोमेंट इन वाई डायरेक्शन, ये भी खत्म हो जाता है, इसका भी कोई यूज नहीं है, ऑलरेडी सेटिस्फाइड है ये। तो इन तीनों का कोई यूज नहीं है भाई। ठीक है, इसमें सिर्फ हमको क्या देखना है, यूज का क्या है हमारे पास, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 यूज का है, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 यूज का है, और समेशन ऑफ एम जेड इक्वल टू 0 यूज का है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स, इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स, है, स्टैटिक्स के कितने इक्वेशन बच रहे हैं हमारे पास, सिर्फ 3 इक्वेशन है हमारे पास। कोप्लेनर फोर्स सिस्टम में हमारे पास जो यूजफुल इक्वेशंस हैं वो 3 ही बचते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट का क्या कॉन्सेप्ट है, इस पे आगे देखते हैं। हमारे पास केस होता है, केस नंबर 1 कि नंबर ऑफ अननोन मतलब कि जो रिएक्शंस हमको फाइंड आउट करने पड़ते हैं, है ना, जो हमको रिएक्शंस फाइंड आउट करने पड़ते हैं वो कितने अननोन क्वांटिटी है जिसको हमको ज्ञात करना है। और हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने हैं, मैक्सिमम 3
3 मैक्स, मैक्सिमम 3 है ना, अगर फोर्सेस उस दिशा में लग रहे हैं तो मैक्सिमम 3 है। तो यदि नंबर ऑफ अननोन जो फाइंड आउट करना है वो लेसर देन है क्या, नंबर ऑफ इक्वेशंस से, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। इस केस में एक बीम है जिसमें दोनों रोलर सपोर्ट है, ये क्या है, रोलर सपोर्ट है, ठीक है, ये क्या है, रोलर सपोर्ट है, ठीक है। यहां पर देखते हैं नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने हो सकते हैं। देखिए एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में फोर्सेस लगे हैं, प्लस किसी एक पॉइंट के अबाउट इसमें मूवमेंट ले सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशंस कितने हैं, इक्वेशंस जो है हमारे पास वो हैं 3, और रिएक्शंस कितने फाइंड आउट करने हैं, इसमें ऊपर की ओर लगेगा, इसमें ऊपर की ओर लगेगा, है ना। सपोर्ट जब पढ़ेंगे तो जानेंगे इसको। यहाँ पर आर ए कर देता हूँ मैं इसको, आर बी कर देता हूँ इसको। यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन्स जो हैं जो ज्ञात करना है, रिएक्शंस दो हैं लेकिन इक्वेशंस हमारे पास 3 हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पहला केस। जो इस केस में हमारा होता है, ये जो बॉडी है वो क्या है, स्टेबल नहीं रहेगा। ऐसे केस में ये रोलर क्या होता है, ये आगे रोल हो सकता है। तो इस फोर्स के कारण से ये क्या होगा, आगे की ओर रोल करेगा, आगे की ओर क्या होगा, मूव करेगा। तो ये इक्विलिब्रियम में भी नहीं है, नॉट इन इक्विलिब्रियम, नॉट स्टेबल। तो ऐसे का क्या होगा, सफिशिएंटली ये रिजिड नहीं है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट है। स्टैटिकली डिटर्मिनेट का ये मतलब होता है कि हम इन इक्वेशंस का यूज करके, जो हमारे पास 3 इक्वेशंस बचे थे, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल 0, समेशन ऑफ एम वाई इक्वल 0 और समेशन ऑफ एम जेड इक्वल 0, इन तीनों इक्वेशंस का यूज करके हम यदि सारे अननोन को कैलकुलेट कर पाते हैं, उसकी मान ज्ञात कर पाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेट। तो इसमें तो ज्ञात कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट है, बट ये स्टेबल नहीं है और ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। तो ये सफिशिएंटली रिजिड नहीं है, इसलिए ये केस अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि भाई ये तो बीम जो है वो सामने की ओर चला जा रहा है, रोल हो जा रहा है, तो क्या अच्छा हुआ है, सफिशिएंट रिजिड ही नहीं हुआ है ये। अब आते हैं केस नंबर 2, नंबर ऑफ अननोन इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस। इसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पर। देखिए इसमें अगर देखेंगे तो ये हिंज सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट है, ये हिंज सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट में 2 टाइप के रिएक्शंस बनते हैं, एक होता है आर, ये इधर आएगा, और एक आएगा इधर आएगा, एक रिएक्शन आएगा इधर आएगा। तो हमारे पास क्या है, ये मैं इसको पॉइंट ए बोलता हूँ, पॉइंट बी बोलता हूँ। तो आर वाई ए हो जाएगा, आर वाई आर एक्स ए हो जाएगा, ठीक है, ये आर बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो अननोन है 1 2 3 है। इक्वेशंस कितने हैं हमारे पास, क्योंकि 3 इक्वेशंस हैं, यहाँ पर भी 3 इक्वेशंस है और 3 अननोन है। अननोन भी 3 है, इक्वेशंस भी 3 है। यहाँ पर क्या थे, अननोन 2 थे, ठीक है। तो ये बराबर हो गए। यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है इधर से भी रिएक्शन डालता है, ये हिंज सपोर्ट इसको आगे मूव होने नहीं देगा, ये मूव होने नहीं देगा। तो क्या ये सफिशिएंटली रिजिड है, सफिशिएंटली क्या है, रिजिड है, और ये इक्विलिब्रियम में भी है। तो ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट भी है, क्योंकि हम सारे एक इक्वेशन से एक अननोन फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 इक्वेशन से 3 अननोन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट है, क्योंकि सारे अननोन्स यहाँ पर हम लोग तीनों रिएक्शंस को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इक्विलिब्रियम में भी है, क्योंकि ये सभी का सभी नेट फोर्स 0 हो रहा है, नेट मोमेंट 0 हो रहा है, सब 0 हो जा रहा है। और क्या सफिशिएंटली रिजिड भी है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे केस, नंबर ऑफ अननोन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशंस। यहाँ पर देखते हैं सेम केस है, दोनों को मैं हिंज सपोर्ट से कर दिया। यहाँ पर एक रिएक्शन आएगा, यहाँ पर एक रिएक्शन आएगा, यहाँ पर एक रिएक्शन आएगा, यहाँ पर एक रिएक्शन आएगा। तो नंबर ऑफ जो अननोन्स हैं, मतलब रिएक्शंस हैं, वो 4 हो गए। हमारे पास इक्वेशंस कितने हैं, 3 हैं, 3 इक्वेशंस हैं, 4 अननोन हैं। अब ये क्या हो गया, अब 3 इक्वेशन से 3 ही अननोन सॉल्व कर सकते थे ना, चौथा कहाँ से करेंगे, चौथा अननोन सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है, ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है। इक्विलिब्रियम में है, क्या है कि सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, नेट नेट फोर्सेस 0 है, नेट नेट मोमेंट 0 है, इसलिए इक्विलिब्रियम में है। लेकिन ये ओवर रिजिड है, इतनी रिजिडिटी की हमको ज़रूरत नहीं थी, ओवर रिजिड हो गया है, ठीक है। तो ये क्या है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, जो इनडिटर्मिनेट हो गया, क्योंकि सारे अननोन को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ये ओवर रिजिड हो गया। तो इस तरह से डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट का कॉन्सेप्ट है। आपको पसंद आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। जो मैं बताया था, क्या दो द सेम मैग्नीट्यूड के और अपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको। ये दो है, ऐसा केस है ना।
तो ऐसा केस में अगर देखते हैं तो ये इक्विलिब्रियम तो नहीं है, जिसमें मैंने पहले भी इसको दिखा चुका हूं मैं इसको। सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस यदि हैं तो इससे ये इंश्योर नहीं होता है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। एक और कंडीशन इसमें ऐड करना पड़ेगा, वन मोर कंडीशन ऐड करना पड़ेगा कि सेम मैग्नीट्यूड विपरीत डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन के साथ साथ उसका लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए, तब जाकर के बॉडी क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। अभी इसमें नेट मोमेंट आ रहा है ना, अगर मैं इसको ऐसा कर देता हूं तो नेट मोमेंट खत्म हो गया। तो बॉडी का लाइन ऑफ एक्शन, ऐड वन मोर पॉइंट, लाइन ऑफ एक्शन भी क्या होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इट शुड ऑल्सो बी सेम, तब जाकर के बॉडी क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। अब जाके कंडीशन सफिशिएंट है। आगे बढ़ते हैं हम। इक्विलिब्रियम ऑफ है 3 कोप्लेनर फोर्सेस। यदि 3 कोप्लेनर फोर्सेस हैं तो इक्विलिब्रियम में किस तरह से रहेंगे। कोप्लेनर है और 3 फोर्सेस हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आइदर उनको क्या होना पड़ेगा, अगर 3 फोर्सेस कोप्लेनर फोर्सेस को इक्विलिब्रियम होना है तो आइदर दे शुड बी पैरेलल, या तो उनको पहला कंडीशन है पैरेलल होना पड़ेगा, पैरेलल में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, या फिर उसको क्या होना पड़ेगा, कॉनकरेंट होना पड़ेगा, है ना। तो 2 कंडीशन है यहाँ पर कि यदि 3 कोप्लेनर फोर्स सिस्टम को इक्विलिब्रियम में आना है तो आइदर दे शुड बी पैरेलल और दे शुड बी कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम, है ना। तो ये जो हमारा कंडीशन है, ये लामीस थ्योरम में हम किस तरह से यूज़ करेंगे वो हम अगले 16th लेक्चर सीरीज में देखेंगे। तो ये होता है, इन दोनों का हो गया। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय।